नमस्कार। जो हाल में लोकसभा सेशन समाप्त हुआ उससे एक चीज साबित हो गई कि अब ये गांधी सिबलिंग्स जो हैं भाई बहन, ये पहले से ज्यादा आक्रामक हो गए हैं। पहली बार सबने प्रियंका गांधी का जो भाषण है उसको ध्यान से सुना। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने पॉइंट रखे और हर उस मुद्दे पर भाजपा का, अमित शाह का और मोदी जी का मुकाबला किया जिस पर उन्होंने कोई भी बात कही हो, जैसे कि बाटला हाउस का मुद्दा, जैसे कि सोनिया गांधी के रोने का मुद्दा। बाटला हाउस की घटना देखकर सोनिया जी फूट फूट कर रो पड़ी। अरे रोना था तो शहीद मोहन शर्मा के लिए रोते, बाटला हाउस के आतंकवादियों के लिए रोना आता है। मेरी मां की आंसू की बात किए, मैं इसका जवाब देना चाहती हूं। मेरी मां के आंसू तब गिरे जब उनके पति को आतंकवादियों ने शहीद किया, जब वे मात्र 44 साल की थी। और आज अगर मैं इस सदन में खड़ी हूं और उन 26 लोगों की बात कर रही हूं, मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि मैं उनका दर्द जानती हूं, महसूस करती हूं। जैसे कि भारत के सीज फायर के बाद पीछे हट जाने का मुद्दा। देश का नेतृत्व सिर्फ उपलब्धियों का श्रेय लेने से मजबूत नहीं होता। सफलता और विफलता दोनों की जिम्मेदारी लेने से बुलंद होता है। ये सोने का ताज नहीं है, कांटों का ताज है। अध्यक्ष महोदय, जब सरकार झूठी और कायर हो तो वे बहादुर से बहादुर सेना के साहस और पराक्रम को भी कमजोर कर देती है। देश को प्रतिशोध के साथ साथ सबके प्राणों की रक्षा का प्रण चाहिए। सेना की शक्ति के साथ सरकार की सच्चाई भी चाहिए। महान देशभक्त शहीद इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने सफल कूटनीति के बल पर अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन का मुकाबला करके पाकिस्तान का विभाजन करवाया, बांग्लादेश बनाया, 1 लाख पाकिस्तानी सैनिकों को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर किया, उन्होंने कभी इसका श्रेय लेने की कोशिश नहीं की। ऑपरेशन सिंदूर का मकसद अगर पाकिस्तान को सबक सिखाना था तो शायद ये मकसद अभी अधूरा है, क्योंकि हमारी कूटनीति विफल रही है। इसका प्रमाण यही है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक पाकिस्तानी जनरल, जिसके हाथ खून से रंगे थे, अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ बैठकर लंच खा रहे थे। अब मेरी समझ में एक बात आती है कि राहुल गांधी को अपनी आवाज को थोड़ा सा ट्रेन करना पड़ेगा, किसी स्पीच कोच से या किसी अच्छे मंजे हुए डायरेक्टर एक्टर से किसी से बात करनी पड़ेगी, ताकि वो अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से रख सकें, बहुत पॉज देकर और सही तरीके से रखें। सबसे पहली बात तो उन्हें पीछे मुड़ मुड़ कर जो वो भाषण देते हैं वो नहीं देना चाहिए। पीछे मुड़कर देखकर भाषण देने का मतलब आप जो बात कह रहे हो वो सामने वाले में कॉन्फिडेंस नहीं पैदा कर पा रहे हो। इसी के मुकाबले आप प्रियंका को देखिए, उन्होंने हर बात को बड़े अच्छे तरीके से और हमेशा सामने देखकर, हमेशा बहुत बल देकर बात की है। खैर, मुद्दा सिर्फ अब ये रह गया है कि लोग यानी आम जनता अब ये बाटला हाउस, मुसलमान और नेहरू और हर चीज पर कांग्रेस और नेहरू की जिम्मेदारी, इस सब से अब आजिज आ चुकी है। जनता इस बात का जवाब चाहती है कि आपने अगर इतने सालों तक बात की पीओके के बारे में, तो अब जब मौका था तो आप पीछे क्यों हट गए? इस सीमा पार करना या वहां की टेरिटरी कैप्चर करना इस ऑपरेशन का उद्देश्य नहीं था। इसमें राहुल गांधी का कहा हुआ कथन कुछ उसमें सच्चाई लगती है कि ये पूरा जो पहलगाम का जो खेल था, ये सिर्फ मोदी जी की छवि को चमकाने के लिए किया गया था। और उसके तुरंत बाद जिस तरह से आर्मी के फैटिग्स में मोदी जी के पोस्टर जगह जगह लगाए गए,
तरह तरह के उनके पोस्टर निकाले गए, उनकी तस्वीरें निकाली गई अलग अलग पोशाकों में, और कमरबंद बांधकर अपना 56 इंच का सीना तो नहीं, कम से कम 56 इंच का पेट ढककर जो उन्होंने जगह जगह पर फोटो लगाए, उससे ये बात साबित होती है जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो सिर्फ 4 दिन ये मस्करी करने के बाद अपनी छवि चमका रहे थे। That is what it means. When we say we don't want escalation, it means मैंने एक थप्पड़ मारा, दूसरा नहीं मारूंगा, तीसरा नहीं मारूंगा, चौथा नहीं मारूंगा. Why? Because the goal of this exercise was to protect the Prime Minister's image. The goal of the exercise, because he has the blood of the people of Pahalgam on his hands, the goal of the exercise was to make sure that he used the Air Force to protect his image. और आम जनता सिर्फ ये कह रही है कि अगर ये युद्ध शुरू करना ही था तो उसे अंजाम तक पहुंचाना था। क्या अंजाम था? भाई आप तो टेररिस्ट कैंप सब खत्म कर देते, वहां जो हमारे पिछले 20-25 वर्षों से जो कंधार के समय छोड़े हुए टेररिस्ट थे उनको भी आप नहीं मार पाए। तो क्या आपने प्लान किया था? किन जगहों पे आपको हमला करना था? वो आपकी प्लानिंग में नहीं था। अब ट्रंप ने भी कह दिया कि मेरे कहने से सीज फायर हुआ, ट्रंप ने भी कह दिया कि आपके 3-4 राफेल गिर चुके थे, तो बचा क्या? मतलब बेइज्जत होने में इससे ज्यादा तरकीब और आप लगा नहीं सकते थे। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे ही ये सेशन समाप्त हुआ, ट्रंप ने कह दिया कि साहब आप तो रूस से तेल नहीं खरीदोगे। रशिया से हम बहुत अच्छे दामों पर तेल खरीद रहे थे और इससे हमारी इकोनॉमी में जुड़ रहा था या नहीं जुड़ रहा था, इसका हिसाब अभी तक सरकार ने नहीं दिया है, क्योंकि हम तो तब भी 3 साल पहले भी 100 रुपए का तेल खरीद रहे थे और आज भी 100 रुपए का पेट्रोल खरीद रहे हैं। हमें इस बात से कोई फायदा नहीं हुआ कि आपने $4 कम पर बैरल पेट्रोल खरीदा या $40 पर बैरल फायदा हुआ। आम जनता को कोई फायदा नहीं हुआ। उस पैसे का क्या किया जो हमें फायदा हुआ? क्या वो हमारी इकोनॉमी में जुड़ा? और क्या अगर हम अब वो बंद कर देंगे तेल लेना, ये तो तय है कि ट्रंप के दबाव में हम 35% नहीं अपने नीड का, फिर भी 20% तो लेंगे ही लेंगे और 15% तक हम कम कर सकते हैं। तो इससे क्या नुकसान होगा? उसके लिए क्या फिर हमें जनता को, आम जनता को ही उसका हर्जाना देना पड़ेगा? 100 का अब 110 कर दोगे, क्या कर दोगे? इन चीजों का जवाब इस सेशन में नहीं आया। अब आखिरी तीर माननीय श्री ट्रंप ने फिर छोड़ दिया कल, और व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन ने, डेप्यूटी स्पोक्स पर्सन वगैरह सब ने इस बात का दावा कर दिया कि जो यूक्रेन में युद्ध हो रहा है वो भारत रशिया को फाइनेंस कर रहा है। मतलब भारत अगर तेल नहीं खरीदता रशिया से तो रशिया की हिम्मत नहीं होती वहां पर इतना लंबा 3 साल से 3.5 साल से युद्ध चल रहा है उसको सस्टेन करने की। अब इस बात में कुछ हद तक सच्चाई हो सकती है, लेकिन एक बात और है कि यूरोप भी तो खरीद रहा है। यूरोप पर इतना प्रेशर क्यों नहीं बना पा रहे हैं ट्रंप? क्योंकि वो उनके नेटो के पार्टनर हैं, उन पर 15% लगाकर शांत बैठ गए। यहां 25% प्लस हर्जाना, ये रूस से ऑयल खरीदने का, युद्ध सामान खरीदने का हर्जाना लेंगे ट्रंप जी। तो किस बात की दोस्ती? यही बातें अब पार्लियामेंट में बार बार उठेंगी। बिहार चुनाव हो या नहीं हो उसके बाद तक चलेंगी। इसके लिए मौजूदा सरकार ने क्या सोचा है, मौजूदा सरकार ने आम जनता को राहत देने के बारे में क्या सोचा है, इस बारे में अब चर्चा तेज होती जाएगी। धन्यवाद।